नमस्कार जनबंधुओं, आज हम यहाँ आए थे यहाँ के एक एजुकेशनल मुद्दों को देखने के, यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेके लोग आवाज़ कैसे उठा रहे हैं। और इन्हीं बीच एक भाई मुझे मिले जो शायद इलाहाबाद से आए हैं, जिनके रूट्स खुद ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। और एक चीज़ कुछ खास इनसे मुझे जानने को मिली, जिसकी वजह से मुझे इनसे कुछ प्रश्न पूछने में इंटरेस्ट है। इन्होंने दरअसल बताया कि इनकी माता जी एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि इनके पर्सपेक्टिव्स कुछ हैं उन चीज़ों को लेके, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वही धीरे बड़े होते हैं, तो वो फाउंडेशन है। तो फाउंडेशनल लेवल पे ही कुछ ऐसे करप्शंस हो रहे हैं हमारे देश में कि जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कुछ इनके व्यूज़ और कुछ बातें जो ये रखना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए, जो चीज़ आप कहना चाहते थे, जो आप मुझे कह रहे थे, आप आज हमारे समाज को बताइए। स्वागत है मेरा। मैं आपको एक कहानी बता दूं। मेरी माता जी एक आंगनबाड़ी हेल्पर है, अभी लगभग 3 साल पहले हुई है। तो मैं देखता हूँ सरकार बहुत सारे स्कीम जो है गांव में, जो 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड कराती है। हमारी माता जी को जो 3 साल में अभी तक मिलता है दाल, दलिया, तेल, तो उसमें मैं 1-2-3 लूप होल्स देखा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं फेस करता हूँ। फर्स्ट लूप होल्स देखता हूँ, अगर कई बार आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं 0 से 6 साल तक के बच्चों को सरकार कहती है कि आर्टिकल 45 के तहत 0 से 6 साल के बच्चों को सरकार सारे रिफॉर्म्स, खाना पीना, स्कूल जाने की, जो आंगनबाड़ी हेल्पर मतलब पोषाहार के तहत उनको हेल्दी बनाने के लिए देती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर हैं। फर्स्ट जब आंगनबाड़ी का दाल दलिया तेल आता है तो करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? जिले के जो होते हैं डीपीओ होते हैं, वहां से आएगा। उसके बाद सीडीपीओ होते हैं। उसके बाद जो हर आंगनबाड़ी सेंटर के 4-5 स्कूल के एक सुपरवाइजर होती है, ये सब सरकारी होते हैं। जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं वो होते हैं संविदा पे, आउटसोर्सिंग कर्मचारी। उनकी सैलरी अमूमन लगभग आज़ादी के 70 साल बाद भारत में 7,000 से लेकर के कई बार 4,000, बहुत से राज्यों में 10,000 रुपए है। तो मैं ये देखता हूँ 2-3 लूप होल्स है। सरकारें बहुत सी चीजें अच्छी करती हैं, उसके हिसाब से एक सरकार अच्छी ये करती है कि दाल, दलिया, तेल बच्चों को प्रोवाइड कराती है। होता क्या है, जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है, मैं बहुत सारा आसपास देखता हूँ, वो ऑनलाइन उनका सारा रजिस्टर मेंटेन रहेगा। अभी तो सरकार ने FRS लाया है कि फोटो कैप्चर करके राशन देना है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करती है, अगर 100 किलो दाल दलिया आ रहा है, वो पहले बात जो गरीब लोग हैं, जो भी उसके पात्र हैं, उनको देती नहीं है। दूसरी बात, वो कभी भी स्कूल नहीं जाती हैं। आंगनबाड़ी जो बना रहता है गांव में, हर गांव में एक आंगनबाड़ी सेंटर मिलेगा। उसके बाकायदा सरकार ने 3 लोगों को आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्लस परमानेंट सुपरवाइजर CDPO को नियुक्त किया है। परमानेंट जैसे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं, एक होती हैं मुख्य सेविका होती हैं, वो सरकारी होती हैं। एक होती है आंगनबाड़ी हेल्पर, एक होती है सहायिका, एक होती है मिनी आंगनबाड़ी। इनका काम ये होता है, जो डिलीवरी से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान देना, खाने पीने की, उनको विटामिन किसी भी चीज़ की, मतलब पोषाहार, उनको कुपोषण की दिक्कत ना हो। ये काम होता है एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी की। सरकार राशन देती है। कई बार होता क्या है, जो आंगनबाड़ी हेल्पर होती हैं, पहले बात तो स्कूल नहीं जाती हैं, दूसरी बात स्कूल जाती हैं तो कई बार जो राशन आता है वो बेच देती है। एक रीजन बेचने के पीछे ये भी देखता हूँ मैं, अब कोई व्यक्ति 6,000 रुपए में आप बताइए कैसे मैनेज करेगा? सरकार को पहली बार उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ मैं दाल दलिया प्रोवाइड करा रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, उनके तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। ऐसा नहीं है, सरकार बहुत अच्छी भी काम कर रही है। वो देखता हूँ मेरे खुद के घर पे कभी 1 कुंटल दाल, कभी 1 कुंटल दलिया तेल आता है। ऐसा नहीं मैं सारा बांटता हूँ मैं भी 80-90। अगर 100 किलो आता है तो 90 किलो 100 किलो में सोचता हूँ बांट दूँ, इतना ही खाओ। हर कोई गलत कर रहा है, आप भी यही करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसमें लूप होल्स क्या है, होता क्या है, कई बार वो बच्चों को देती नहीं है, वो सीधे बेच देती है। जैसे राशन आया इस महीने का, जुलाई का, वो बेच देंगे। और कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, उसमें दरवाजा नहीं है, अच्छा बना हुआ नहीं है, कोई बच्चा बैठ के वहाँ पढ़ नहीं सकता है। ये सब लूप होल्स है, सरकार को समझना चाहिए। अब जैसे आंगनवाड़ी तो हो गया, आंगनवाड़ी के बाद दूसरा पड़ाव आ गया हमारे गांव के वो सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, जिनके ऊपर शायद तक ये जो गांव के बच्चे हैं मेजरली सारे डिपेंडेंट हैं। तो मैं जैसे हम सब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्सर आए दिन गांव के स्कूलों की कंडीशंस, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि अब वो चीज़ें जो शायद तक शहरों में बैठे लोग कभी देख नहीं पाते थे, कभी समझ नहीं पाते थे, पर अब वो चीज़ें उन तक भी पहुंच रही हैं। तो ये भाई उसी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और इनका आंगनवाड़ी से इतना अच्छा रिलेशन है और इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें उस ग्रामीण जीवन में एक्सपीरियंस किए। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के समय पे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन विलेजेस
कैसा है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की कंडीशन कैसी है? सर सरकारें बहुत अच्छा पैसा देती है जो प्राथमिक विद्यालय होता है। मैं ऐसा ऐसा देखता हूँ जहाँ पे मेरे गांव में, मेरा ग्राम सभा में लगभग 6 गांव हैं जिसमें 3 सरकारी स्कूल है, ये आंगनबाड़ी से लेकर 5 तक, और सारे स्कूलों में अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं खुद एक प्राथमिक विद्यालय से पास आउट हूँ, 5वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है। एक मेरे टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, शेषनाथ कनौजिया जी, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। लेकिन ऐसा देखता हूँ बहुत सारे टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते, उसमें बहुत घोटाला करते हैं। पहली बात, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें बेसिक चीजें, ना ही टॉयलेट होता है, ना स्कूल अच्छा बना रहता है, कई बार पंखा नहीं लगा रहता है, प्रधान वहाँ के खा जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल खा जाते हैं। सरकारें बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करती हैं गाँव के बच्चों को, लेकिन वो लोग खा जाते हैं। और मैं देखता हूँ कई बार चावल आता है बच्चों को खिलाने के लिए, मिड डे मील का। कई बार आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां दूध के नाम पे अगर 10 लीटर दूध है तो उसमें 50 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। दाल दलिया मिलता है बच्चों को, आलू सोयाबीन की सब्जी मिलती है तो पता चलता है दाल बना है तो उसमें दाल मात्रा 10% है, अब पानी है 90%। क्या बच्चों को मिलेगा उसमें प्रोटीन? ये लूपहोल सरकार को समझना चाहिए। दिक्कत ये है ना, जैसे सरकारी कोई टीचर होता है, जैसे मैं ये चीज समझता हूँ, सरकार को एक इंसेंटिव मॉडल लेना चाहिए। जैसे कोई टीचर बन गया, अब मान लीजिए एक स्कूल में कई बार मैं देखता हूँ 2 शिक्षा मित्र हैं, 2 हेड मास्टर हैं, एक उसमें प्रिंसिपल हैं। 18,000 रुपये जो शिक्षा मित्र होती है उनकी सैलरी होती है, लेकिन वो पढ़ाते ही नहीं है। सरकार को एक ऐसा, मेरे हिसाब से एक ऐसा वो लाना चाहिए इंसेंटिव मॉडल कि अगर आपके स्कूल में 400-500 बच्चे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जा सकता है, आपको किसी अच्छी चीज से सम्मानित किया जा सकता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, तभी बच्चे आएंगे और टीचर भी पढ़ाएंगे। टीचर के अंदर रुचि होगी कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा नाम होगा, सरकार मुझे मेडल देगी। इससे ये होगा, जो भी टीचर एक बार नौकरी पा जाते हैं तो सोचते हैं कि 62 साल तक मुझे कोई हटा नहीं पाएगा, चाहे मैं कितना भी गलत काम करूँ। सरकार को ऐसा लॉ लाना चाहिए, ऐसा नहीं अगर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा तो उसे आप हटा सकते हैं और उसे कुछ इंसेंटिव दिया जाए। जैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम फाउंडेशनल लर्निंग की बहुत बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें जितनी अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उन्हें जितना अच्छा सिखा दिया जाए, क्योंकि मेजरली 90% अप टू द ब्रेन वो 5 साल तक डेवलप होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेजरली बहुत माइनर डेवलपमेंट्स होते हैं। तो हम शहरों में कितनी बातें करते हैं, किंडर गार्डन्स हैं और प्री स्कूल्स हैं और प्ले स्कूल्स हैं, बट गाँव का क्या? जहाँ मेजर पॉपुलेशन आज भी गांव में रिसाइड करती है और वहाँ पे अगर क्या बोलते हैं हम कुछ स्कीम्स ला भी रहे हैं, कुछ आंगनवाड़ियाँ खोली भी गई हैं, तो उनकी कंडीशन भी बद से बदतर है। मिड डे मील के तहत सरकार से कुछ मिल रहा है, जैसे मिड डे मील के तहत तो आज गाँव के लिए सरकार ने जब सोचा तो उन्होंने यही सोचा कि गाँव में तो शायद तक मेजरली गरीब लोग रहते हैं, तो मिड डे मील कर दिया जाए तो शायद तक क्या बोलते खाने के बहाने वो स्कूलों में आए। बट जब मिड डे मील के अंदर ऐसा करप्शन हमको देखने को मिलेगा तो कौन सा बच्चा स्कूल आएगा? और मानो वो आ भी गया तो क्या वो पोषण जो वो पा रहा है, जो वो खा रहा है, क्या उसको खा के उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो पाएगा? और अगर ब्रेन डेवलपमेंट ना हो पाए तो फिर वो आगे हमारे इस विकसित भारत में क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा? और लेटली फिर हम यही कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो शायद तक मुझे लगता है कि अब वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है कि हमें हमारे इस देश के एजुकेशनल सिस्टम के रूट कॉज को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये देश नहीं बदलेगा। और मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी वीडियो इस समाज तक जा रही हो तो समाज तक, इस सरकार तक जा रही है तो इस सरकार तक, कि करप्शन रोका कैसे जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। बट मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबके सामने, एजुकेशन के अंदर करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन के अंदर करप्शन हुआ तो हम लोग नहीं बदल पाएंगे सर, हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा, हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। और आज जो हमारे देश की कंडीशन है, शायद तक आपको यहाँ ना दिख रही हो, ये हमारा देश नहीं है। ये मेजरली अगर आपको कभी हमारा रियल देश देखना हो तो आप गाँव में जाइए, उस साइड में जाइए, वहाँ शायद तक आपको देखने को मिलेगा। शहरों में तो नहीं कहना चाहते हम कुछ, बट सच में हमारे देश को बदलना है तो हमारे उस समाज के हर वर्ग को लेके चलना होगा, उस हर वर्ग को बदलना होगा। जय हिंद, जय जनमत।